नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग सीटेट 2025 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की क्लास करने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे आप साइकोलॉजी भी कहते हो, बाल मनोविज्ञान से हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। सीटेट 2025 के लिए क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आ जाएगा और जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको साथ ही साथ चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे अभी आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से अगर बात करें कि मान लीजिए कोई क्लास है और उस क्लास में जो छात्र हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, विविध पृष्ठभूमि से हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करते हों। तीसरे विकल्प की बात करें, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और चौथा विकल्प आपके सामने है, विविध विन्यास से उदाहरण लेने चाहिए। तो चार विकल्प आपके सामने बताइएगा। ठीक है, यदि आपकी क्लास में विविध पृष्ठभूमि से बच्चे हैं तो आपको या फिर एक टीचर को या फिर एक अधिगमकर्ता को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको नकारात्मकता या नकारात्मकता वाले विचारों को मजबूत नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, तो नकारात्मकता वाले विचारों की बात नहीं करनी थी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सी विकल्प की बात करें तो सी विकल्प कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत को टालना चाहिए। तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको किसी भी मुद्दे पर बातचीत को टालना नहीं चाहिए बल्कि उस पर बात करना चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब आपके बच्चे विकल्प ए और विकल्प डी। ठीक है, तो या तो विकल्प ए सही होगा या फिर विकल्प डी सही होगा। तो चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या डी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है विविध पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है विविध पृष्ठभूमि। तो विविध पृष्ठभूमि के अगर बच्चे हैं तो आपको उदाहरण भी क्या करना होगा, विविध विन्यास वाले उदाहरण देना होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं तो आपको उदाहरण भी अलग अलग पृष्ठभूमि से लेना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को करते चल रहे हैं और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग काउंट करते चलेंगे। टोटल हम लोग आज के सेशन में 31 क्वेश्चंस को करेंगे और आप लोग काउंट करते चलेंगे कि 31 क्वेश्चंस में आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 31 क्वेश्चंस को करेंगे और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें तो समस्या समाधान जो है, तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेड बाई, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो दूसरे विकल्प की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा विकल्प आपसे कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो ये तो गलत हो जाएगा, आपको बच्चों में, विद्यार्थियों में, बालकों में डर की भावना को पैदा नहीं करना। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब जो बाकी जो ऑप्शन है ए सी डी, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके,
ठीक है, या फिर कहेंगे लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके, या फिर आप कहेंगे समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। देखो जब कभी क्या हो, हिंदी पहले आप हिंदी पढ़िए, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो एक बार आप क्या करेंगे, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। ठीक है, अगर इसकी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, समस्या समाधान करना है, तो उसको क्या करना होगा, तो उसको हमको इनकरेज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, उसको हमको इनकरेज करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एनालॉजीज का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सके। तो हमको क्या करना होगा, हमको प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, ताकि वो खुद से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक अध्यापक को, एक मान लीजिए कोई एक बच्चा है, कोई बालक है, कोई छात्र है और वो अधिगम से संबंधित समस्याओं से परेशान है, तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपसे क्या कह रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है आपसे संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपसे क्या कह रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई बालक है जिसको अधिगम से संबंधित समस्या हो रही है, तो फिर उसके लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। बताइएगा इनमें से क्या हो जाएगा, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, तो सीटेट का जब आप पेपर देने बैठोगे, सीटेट के जब आप क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत आराम से, ठीक है, टाइम लेकर के चीज़ों को करना है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना है, एक एक ऑप्शन को आराम से अच्छे से पढ़ना है, सोचना है और फिर करना है, आंसर करना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी क्या कह रहा है, ऑप्शन संख्या बी कह रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है जो अधिगम से, ठीक है, लर्निंग से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, तो वहां पर शिक्षक को क्या करना है, तो शिक्षक को जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो वहां पर शिक्षक को चाहिए कि कुछ ऐसी आसान चीजों का प्रयोग करे जिसे बालक आसानी से समझ सके। ठीक है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपसे क्या पूछ रहा है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो आप आंसर क्या करोगे, जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि बालक क्या करे, चीजों को आसानी से समझ सके। एक तो वो पहले से परेशान है, और उसमें अगर शिक्षक क्या करेगा, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेगा, तो फिर क्या हो जाएगी, तो तब तो लर्निंग की जो उसकी समस्या है, जो उसकी अधिगम की समस्या है, तब तो वो और बढ़ जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। जैसे आप लोग कई बार कहते हो ना कि आप तो बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिएटिव माइंड है, या फिर बहुत ही क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, कि अब कब आप कहोगे कि बहुत ही आप क्रिएटिव हो, या आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, इस तरीके की चीजें आप कब कहोगे, जब अति सक्रियता हो, या फिर जब असतर्कता हो, या फिर कम परिज्ञानता, या फिर बोधगम्यता हो, या फिर अपसारी चिंतन हो। तो कब आप कहोगे कि किसी को क्रिएटिव, आप कब कहोगे, तो ये आपसे पूछ रहा है, कब आप किसी को क्रिएटिव कहोगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा क्या आंसर कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, जब किसी के पास अपसारी चिंतन हो, क्या हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक ही पॉइंट से कोई बालक, कोई छात्र जो है वो क्या कर सकता है, वो विविध क्षेत्रों में, विविध एस्पेक्ट्स में क्या कर सकता है, चीजों को सोच सकता है और उनके क्या कर सकता है, उनके निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है, एक ही पॉइंट से क्या कर सकता है, तो वो कई सारी दिशाओं में जो है सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर पहुंच सकता है। तो वो आपकी क्या हो जाती है, तो वो आपकी हो जाती है
थिंकिंग हो जाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी, जिसको हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। और ये क्रिएटिविटी का, ठीक है, क्या है, तो ये क्रिएटिविटी का लक्षण होता है। मान लीजिए आपको एक पेन दे दी गई, ठीक है, क्या कर दिया गया, मान लीजिए आपको एक पेन दे दी गई और इस पेन से अब आपको दे दिया गया कि इस पेन का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इस एक पेन से वो इस्तेमाल कर सकता है कि वो लिख भी सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, लिख भी सकता है, किसी को फेंक करके मार भी सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, फेंक करके मार सकता है, लिख सकता है, या फिर उस पेन का और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकता है। तो एक ही पेन से वो क्या कर रहा है, कई चीजों के बारे में, कई सारी चीजों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अध्यापन अधिगम, टीचिंग लर्निंग का सबसे सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या हो जाएगा, बताइएगा। आप लोग भी टीचर बनोगे तो फिर आप लोग कौन से माध्यम का प्रयोग करोगे जो सबसे अधिक प्रभावशाली हो। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण और नकल करना, दोहराना, किसी वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो क्या हो जाएगा, तो देखो नकल करना और दोहराना, नकल करना नहीं है, क्योंकि जब चीजों को आप नकल करोगे, अगर मान लीजिए कोई चीज को आप नकल करते हो, नकल करके आप लिखते हो या नकल करके याद करते हो, तो फिर वहां पर क्या होता है, तो वहां पर फिर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो। और जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, जिसको आप सृजनात्मकता कहते हो, सृजनात्मकता नहीं आएगी, ठीक है। क्या होगा, सृजनात्मकता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपके विचार का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप इसमें तो आप क्या कर रहे हो, जिसने लिखा है, जिसने कोई काम किया, बस उसको क्या कर ले रहे हो, कॉपी कर ले रहे हो। तो ये तो उसका दिमाग है, आपका तो इसमें दिमाग का कोई यूज हो नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो अनुकरण करना, नकल करना, दोहराना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, तो किसी भी चीज, मान लीजिए कोई आपको रिटर्न फॉर्म में कोई चीज दे दी गई और आपको सेम टू सेम उसी तरीके से याद कर ले रहे हो, रट्टा मार ले रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आपको दे दिया गया, ठीक है, सही गलत जो भी दे दिया गया, आप उसको उसी तरीके से याद कर ले हो। तो ये भी गलत हो जाएगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, मतलब बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना चीजों को देखे ही आप क्या कर ले रहे हो, क्या कर रहे हो, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो, बिना विश्लेषण के ही आप क्या कर ले रहे हो, अवलोकन कर रहे हो। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच क्या करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है। ये क्या करेगा, तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, और ये सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा टीचिंग लर्निंग का। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो चीजें दे दी, ठीक है, मैंने आपको दो चीजें दे दी। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको दे दिया कि इन दोनों चीज़ों के बारे में आप जानिए, और इनके जो यूज़ हैं, जो इनके गुण हैं, या फिर जो इनसे लाभ हैं या हानियां हैं, उनके बारे में लिखिए। तो आप दोनों चीज़ों पर क्या करोगे, आप दोनों चीज़ों पर विचार करोगे, ठीक है। दोनों चीज़ों पर विचार करोगे कि दोनों चीज़ों में अच्छाइयाँ क्या है, समानता क्या है, विभिन्नता क्या है, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है, प्रयोग कहाँ पर हो सकता है, और क्या इन दोनों चीज़ों को मिला करके भी कुछ बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आप कई सारे एस्पेक्ट्स में सोचोगे, ठीक है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजोगे, और इनके बारे में जब आप विचार करके चीजों को आगे बढ़ाओगे, तो आपको क्या होगा, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप नए निष्कर्षों तक पहुंचोगे, और आप क्या कर सकते हो, नए उपागमों का या फिर नए रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चंस को देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, एक अध्यापिका है और वो अपने बच्चों का होमवर्क जो चेक करती है, तो होमवर्क में क्या होता है, बहुत सारी त्रुटियां होती है। तो एक अध्यापिका को, एक टीचर को, वो अपने छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, और वो बार बार गलतियां कर रहा है, तो टीचर को, अध्यापक को उसकी गलतियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रश्न है और वहां पर अलग करने की बात हो, ठीक है, क्या हो कि हम छात्रों को अलग कर देंगे, छात्रों को अलग बैठा देंगे, छात्रों के लिए अलग
ठीक है, अलग क्लासरूम की व्यवस्था कर देंगे। अगर इस तरीके का कोई भी ऑप्शन है तो वो समझ लीजिएगा वो ऑप्शन पहले ही गलत आपको कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमको छात्रों को अलग नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी भी अगर इस तरीके का कोई भी ऑप्शन आए कि हम छात्रों को क्या कर देंगे, दूसरे छात्रों से अलग कर देंगे, ठीक है, हम छात्रों को जो है दूसरे क्लासरूम में बैठा देंगे, या फिर इस तरीके की अलगाववाद की जहां पर भावना आएगी तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होता है, ठीक है। जो लर्निंग प्रोसेस आपका है वो सिर्फ गलतियों के सुधार पर ही निर्भर करता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। जब भी किसी ऑप्शन में केवल आए, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी किसी ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में केवल आए, सिर्फ आए, मात्र आए, तो समझिएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा। आपको पता है सीटेट में बहुत लंबे लंबे कोटेशन दिए रहते हैं और पढ़ने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसी चीजों को ध्यान रख करके समय अपना बचा सकते हो। अगर किसी भी ऑप्शन में केवल आए, सिर्फ आए, मात्र आए, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है केवल त्रुटियों के शोधन पर, तो केवल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो आपको पता है कि छोटे बच्चे जो हैं या फिर जो स्कूल में जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम दंड नहीं दे सकते। अगर हम दंड देंगे तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर भय उत्पन्न होगा, और जब भय उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, वो चीजों से डरने लगेंगे और भागने लगेंगे, ठीक है, चीजों के। फिर उनके अंदर क्या हो जाएगा, फिर उनके अंदर जो अधिगम जो होना चाहिए, जो उनका विकास होना चाहिए, वो प्रभावित होगा। तो दंड हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बच्चों को दंड नहीं देना है, बल्कि पुरस्कार के माध्यम से उनको समझाना है। अगला जो है क्या हो जाएगा, तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को क्या करना है, टीचर को समझना है, और उस उनको समझने के बाद उसी अनुसार क्या करना है, अपनी जो टीचिंग, जो उनकी जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें सुधार लाना है। कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और फिर भी बच्चा गलती कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग प्रोसेस में दिक्कत है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो हमको क्या करना होगा, अपनी टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है, हमको सुधार करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। जो शिक्षिका है या फिर जो शिक्षक है, वो छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करता है, इसीलिए करता है ताकि वो बच्चों की त्रुटियों को समझ सके और उसी आधार पर अपने टीचिंग प्रोसेस में क्या कर सके, चेंजेस ला सके, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शर्मिंदगी सेम के संदर्भ में आपको 4 कथन दिए गए और आपको बताना है कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही होगा। शर्मिंदगी सेम के संदर्भ में पहला कथन आपसे कह रहा है कि बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ठीक है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि शर्मिंदगी का संज्ञान से, ठीक है, कोई संबंध नहीं है, कॉग्निशन से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगला जो आपसे क्या कह रहा है कि जो शर्मिंदगी है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अगर हम लोग शर्मिंदगी की बात करें, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो मैथ्स में क्या है, तो जो बच्चा है वो मैथ्स में वीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मान लीजिए वो मैथ्स में कोई क्वेश्चंस कर रहा है और उसके क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उसको उसके मन में डर बैठ जाएगा कि क्लास में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, शर्मिंदगी की भावना आएगी, और जब शर्मिंदगी की भावना आएगी तो क्या होगा, उसके अंदर डर पैदा होगा, और जब डर पैदा होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो चीजों से भागने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि उसकी मैथ्स कमजोर है, क्वेश्चंस गलत करेगा तो क्या होगा, लोग उसके ऊपर हंसेंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और फिर क्या होगा, वो मैथ से उतना ही भागना शुरू कर देगा, और वो जितना अधिक भागेगा उसका डेवलपमेंट क्या होगा, उतना ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है, क्या होगा, उसका जो कॉग्निशन है, जो उसका संज्ञान है, उतना ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो जो शर्मिंदगी है सेम है, ये क्या करता है, ये हमारे व्यक्तित्व पर अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे कॉग्निशन पर अगर हम लोग बात करेंगे, हमारी लर्निंग पर हम लोग बात करेंगे, तो नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, बताइएगा, तो अधिगम की बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है। अधिगम का जो संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इनमें बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अधिगम के संरचनात्मक विचार की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता है कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो क्या है, वो बाल केंद्रित है, बच्चों पर आधारित है। ठीक है, क्या है, अगर हम लोग बात करें मनोविज्ञान जो है तो वो क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान है ना। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, हम बच्चों के व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो बच्चा तो केंद्र है। आज की वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली, इसमें बालक क्या है, बालक जो है, बच्चा जो है वही तो केंद्र है। ठीक है, तो उसकी कोई भूमिका नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तो ये आपको सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, सेंसरी मोटर एज में आपको देखने को मिलता है कि बच्चा क्या है, बच्चा वयस्क पर निर्भर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा जो है अपना काम स्वयं से कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था की बात करेंगे या फिर जो है किशोरावस्था की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चा अब अपने काम को, अपनी चीजों को खुद से करने का प्रयास कर रहा है। क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए करेंगे। बच्चा क्या होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या होता है, बच्चा सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, जो बच्चा जितना सक्रिय भूमिका निभाएगा, उसकी लर्निंग, उसका कॉग्निशन उतना ही अच्छा होगा, उसका संज्ञान उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बच्चों को सीखने में, लर्निंग करने में कठिनाई कब होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, तीसरा कह रहा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ठीक है, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, जब लर्निंग जो सामाजिक संदर्भ में होती है, तब बच्चा क्या होता है, जब समाज में निकलता है तो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चा समाज में जब निकलता है तभी वो क्या करता है, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है, क्योंकि समाज में निकलने के बाद उसको बहुत सारी चीजों का क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीजों को देखने का मौका मिलता है, एब्जॉर्व करने का मौका मिलता है, चीजों को जो है वो क्या करता है, आत्मसात करता है। तो ये तो सही है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर क्या हो जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी, क्या आंसर करेंगे, 9वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। जब क्या हो जाए, जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कोई डिफिनेशन है, अब उसको हम बच्चों के सामने अलग अलग टुकड़ों में, ठीक है, थोड़े थोड़ा करके प्रस्तुत करेंगे, तो फिर बच्चे को क्या होगा, बच्चे को समस्या होगी। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों के घर में होता है, आप लोगों के घर में देखोगे कि आपकी जो मम्मी होती हैं या फिर आपके जो पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे कोई बात बताते हैं कि उनकी मौसी ये कह रही थी, इतना कह के फिर भूल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो कोई दूसरी बात करने लगेंगे। अब आपके दिमाग में वो बात चलती रहेगी कि पता नहीं मौसी क्या करी थी, मौसी क्या करी थी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि मम्मी जो है कोई बात बताती है और बताते बताते क्या करती है, उसको बीच में छोड़ करके दूसरी बात बताने लगती है। तो आपको क्या होता है, पहली वाली बात समझ में नहीं आई कि मौसी क्या कहीं, अच्छी बात कहीं, बुरी बात कहीं, क्या कहीं क्या नहीं कहीं। तो जब हम बच्चों के सामने क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं, तो उनको सीखने में क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होती है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी अवस्था क्या होती है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे लर्निंग की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होगी, तो लर्निंग की सबसे अच्छी अवस्था वो होगी जिसमें क्या हो, जिसमें भय ना हो। ठीक है, जब बच्चा भयभीत नहीं होगा, ठीक है, भय ना हो, जब बच्चा भयभीत नहीं होगा, डरा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो चीजों को, अपने विचारों को अच्छी तरीके से स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, व्यक्त कर पाएगा। ठीक है, और तभी उसका क्या होगा, तभी उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जब हम बच्चे के अंदर लर्निंग कर रहे हैं तो वो क्या हो, तो उसके अंदर भय ना हो।
और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को क्या करना है, दंड नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना है, ताकि वो क्या हो, भयभीत ना हो, डरा ना हो। तो पहली चीज तो भय ना हो। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर जो उत्तेजना हो वो क्या हो, संतुलित हो। संतुलित उत्तेजना का मतलब क्या हो, संतुलित उत्तेजना का मतलब यह है कि जो चीजें उसको सिखाई जा रही हैं, जो लर्निंग उसको दी जा रही है, उसको सीखने के लिए वो क्या हो, वो एक्टिव हो। याद रखिएगा क्या होनी चाहिए, उसके अंदर उत्तेजना होनी चाहिए कि वो चीजों को सीख सके। ठीक है, चीजों में अपनी पहल कर सके, चीजों को जानना सीखे, सीखना सीखे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जानी चाहिए, तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भी भाव जो है भय नहीं होना चाहिए। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पिता क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन, ठीक है, रोहन रोने लगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। तो पिता का ये कथन जो है ये क्या दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो चार विकल्प आपके सामने दिया गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो लड़कियों को कमजोर समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो क्या होती है, कमजोर होती हैं, जल्दी रोने लगती है। अगर उनको चोट वोट लगती है तो उनको जल्दी वो रोने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक बच्चा है, एक लड़का है रोहन, जो क्या कर रहा है, जो खेल रहा है और खेलते खेलते उसको चोट लग जाती है और उसके पिताजी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़कियां जो है चोट लगने पर जल्दी रोने लगती है, तुम लड़के हो, तुम मत रो। ठीक है, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, इसका मतलब क्या है, लड़कियों को कमजोर समझा जा रहा है। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव को कम तो नहीं करता है। समानता को बढ़ावा देता है, तो नहीं, समानता की बात नहीं हो रही है। तभी तो कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समानता की बात नहीं हो रही। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का लड़की में भेदभाव को दर्शाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तुम्हें लड़कों की तरह मजबूत होना चाहिए, लड़कियों की तरह कमजोर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आजकल की लड़कियां बहुत मजबूत हो गई है ना, अब पहले जैसी लड़कियां नहीं रह गई कि उनको डांटो मारो पीटो कुछ भी करो वो कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, आज की लड़कियों को आप कुछ कहोगे ना तो क्या होगा, तो फिर आपके लिए घर पे एक ड्रम मंगवाएंगी और 2 बोरा सीमेंट मंगवाएंगी, बस आपका काम तमाम कर देंगी। ठीक है, तो अब लड़कियां वैसी नहीं रह गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के चरण को दर्शाता, बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग कॉलबर्ग की बात कर लें तो देखो, कॉलबर्ग से अगर हम लोग बात कर लें तो कॉलबर्ग से एक प्रश्न तो डायरेक्ट बन जाता है और वो ये बन जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है। ठीक है, क्या है, मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसका है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है। ठीक है, आपसे क्या कर लेता, आपसे पूछ लेता, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो कॉलबर्ग का है। तो एक तो ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉलबर्ग ने, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इनके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण में आज भी कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं, हम कोई कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उस कार्य को हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम ये ना करो, तुम ये करो। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन पिताजी कहते हैं नहीं, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, इसलिए बेचारे बच्चे का जबरदस्ती नाम क्या कर देते हैं, डॉक्टरी में लिखा देते हैं। ठीक है, उसको इंजीनियर नहीं बनने देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंजीनियर नहीं बनने देते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कई बार क्या होता है कि जो फैसले होते हैं वो हम लोग दूसरों के दबाव में ले लेते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, दूसरों के दबाव में फैसला ले लेते हैं क्योंकि दूसरे ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, कन्वेंशनल कर दोगे, प्रथागत। ठीक है, क्या हो रही है, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो परंपरागत रूप से जो चीजें चली आ रही हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लड़कियां चूल्हा चौका करती हैं तो चूल्हा चौका तुम्हें भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लड़कियां घर के अंदर रहती हैं तो तुम्हें भी रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथागत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
वैगोस्की की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो अगर आपने वैगोस्की का सिद्धांत पढ़ा है तो वैगोस्की का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, क्या है? तो अगर आपने वैगोस्की का सिद्धांत पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आगे आप लोग पढ़ोगे। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है किसका? लेव वैगोस्की का। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आप ये सिद्धांत पढ़े हो तो आप यहाँ पर सीधे साफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सांस्कृतिक उपकरणों। ठीक है, वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रियाओं में क्या करता है? तो सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को वर्णित किया, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। अगर हम लोग जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न हर एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीन पियाजे की अगर हम लोग बात करेंगे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित किया है। तो किसमें? तो विकास के समीपस्थ क्षेत्र। देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा भी गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है विकास का समीपस्थ जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग ZDP कहते हैं। तो ZDP ये किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ZDP के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया। ठीक है, किसने? तो वाइगोत्स्की ने बताया। ठीक है, किसने? तो वाइगोत्स्की ने बताया। ठीक है, वाइगोत्स्की ने बताया है, ध्यान रखिएगा। ZDP के बारे में किसने? वाइगोत्स्की ने बताया है। ठीक है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये तो जीन पियाजे से संबंधित ही नहीं है। ऑप्शन संख्या ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा आपको क्या कह रहा है? स्कीमा कह रहा है, मनोविज्ञान उपकरणों कह रहा है, और तीसरा क्या कह रहा है? उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध को। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। अच्छा, अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा समझ रहे हो? स्कीमा क्या होता है? चलो एक उदाहरण से समझते हैं स्कीमा क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप लड़का लड़की हो। ठीक है, उदाहरण एक ले लेते हैं। मान लीजिए आप लड़का लड़की हो। ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि आप लड़की हो। ठीक है, मान लो आप लड़की हो और आपको देखने के लिए कोई लड़का आने वाला। ठीक है, जैसे घर में कहते हैं ना कि आज तुमको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और आपने लड़के की फोटो नहीं देखी, आपने लड़के की फोटो नहीं देखी है। ठीक है, आपने क्या किया है? तो आपने सिर्फ इतना जाना है कि कोई लड़का आपको देखने के लिए आने वाला है। तो क्या होता है? तो आपने जब उसको देखा नहीं है तो आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनती, आप सिर्फ कल्पना करते हो कि जो लड़का देखने आने वाला होगा वो गोरा होगा, ठीक है, लंबा होगा, बढ़िया सुंदर सा होगा, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, सरकारी नौकरी होगी, दुनिया भर की फलाना ढमाका चीजें होंगी। ठीक है, आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है, एक टेम्पोररी इमेज आपने अपने दिमाग में बना ली है। ठीक है, और जब वो व्यक्ति जो है, जो आपको देखने के लिए आने वाला है, जब वो आपके सामने आता है, ठीक है, तो आप उसको देखते हो, अरे ये तो छोटा है, मोटा है, काला है, सांवला है, सरकारी नौकरी भी नहीं है, प्राइवेट जॉब भी करता है। तो उसको देखने के बाद जो पहली इमेज आपके दिमाग में बनती है, ठीक है, क्या होता है? उसको देखने के बाद जो पहली इमेज आपके दिमाग में बनती है वही क्या होती है? वही स्कीमा होती है। किसी भी चीज को जब आप पहली बार देखते हो, ठीक है, क्या करते हो? किसी भी चीज को जब आप पहली बार देखते हो और पहली बार देखने के बाद आपके दिमाग में जो एक इमेज बनती है, जो पहली इमेज बनती है, वही क्या होती है? स्कीमा होती है। जैसे मान लो कोई 6 महीने का बच्चा है। ठीक है, क्या है? कोई 6 माह का बच्चा है और उस बच्चे को हम पहली बार क्या कर रहे हैं? घर से बाहर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? 6 माह का बच्चा और उस बच्चे को पहली बार हम घर से बाहर लेकर के जा रहे हैं, और घर से बाहर जब निकलते हैं तो क्या होता है? तो उसको एक कुत्ता दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? कुत्ता दिखाई पड़ता है। अब वो पहली बार उस कुत्ते को देख रहा है तो क्या करेगा? तो वो बच्चा उस कुत्ते को खूब ध्यान से देखेगा, खूब घूर के देखेगा कि भैया ये क्या है। ठीक है, ये क्या है? ये तो माता पिता जैसा नहीं लग रहा है, इसकी तो पूंछ दिख रही है, ठीक है, इसके 4 पैर दिख रहे हैं, 2 कान दिख रहा है, ये कौन है? ये तो चाचा जैसा भी नहीं लग रहा है, ठीक है, पापा जैसा भी नहीं लग रहा है, मामा जैसा भी नहीं लग रहा है, बुआ जैसा भी नहीं लग रहा है, ये क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो जो 6 माह का बच्चा है पहली बार जब वो कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में जो एक इमेज बनती है कि काले रंग का है, भैया ये तो कैसे चल रहा है, हम लोग तो खड़े होके चलते हैं, कैसे चल रहा है, इसकी पूंछ है, कान है, भाव भाव कर रहा है। तो जो पहली इमेज बनेगी वही क्या होती है? स्कीमा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, पहली जो इमेज बनेगी किसी भी चीज की, जो पहली इमेज हमारे दिमाग में बनती है वो क्या होती है? वो स्कीमा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समावेशी कक्षा में जोर देना चाहिए, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे एक समावेशी कक्षा में
किस पर जोर देना चाहिए बताइएगा। तो एक इंक्लूसिव क्लास में अगर हम बात करेंगे, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बात करेंगे तो किस पर जोर देना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जहां पर अलगाव की बात आ जाए वहां पर उस ऑप्शन को पहले ही क्या कर देना, कट कर देना है। ठीक है, वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो देखो यहाँ पर क्या रहा है, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, अलगाव आ गया, कट कर दो, अब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को या फिर समरूपी समरूपी निर्देशों को। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करेंगे, एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, या फिर हम एक क्लासरूम की बात करें, सिर्फ आपसे क्लासरूम की बात कर ले, एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें या फिर सिर्फ क्लासरूम की बात कर ले, तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हर बच्चे को वह अवसर प्रदान करे ताकि बच्चा क्या कर सके, बच्चा अपना अधिकतम विकास कर सके। ठीक है, एक शिक्षक का कार्य क्या है कि वह बच्चे को इतना अवसर प्रदान करे कि वह अपने सामर्थ्य का, अपने शक्ति का, अपनी योग्यताओं का क्या करे, अधिकतम अब जो है विकास कर सके। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाल्यावस्था की अवधि में विकास अगर हम लोग बात करेंगे, तो चाइल्डहुड में अगर हम लोग बात करेंगे तो विकास कैसा होता है, केवल देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्या हो जाए, अगर आपको केवल दिखाई पड़ जाए, सिर्फ दिखाई पड़ जाए, मात्र दिखाई पड़ जाए, तो वो ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, गलत कर देना है। तो केवल दिखाई पड़ा मतलब ऑप्शन गलत है। अनियमित और असंबद्ध होते हैं, असंबद्ध असंबद्ध तो नहीं होते हैं। विकास आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे डेवलपमेंट से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे हम लोग बात कर ले कि अगर मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए आपका एक हाथ जो है, ठीक है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और दूसरा सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आपका शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ है, तो क्या होगा, तो आपके अंदर हीन भावना आएगी। जब आपके अंदर हीन भावना आएगी, शर्म की भावना आएगी, तो फिर क्या होगा, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दोगे, बाहर निकलना बंद कर दोगे, आपको दूसरे कामों को करने में हीन भावना होगी। और उससे क्या होगा, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होगा। साथ ही साथ आपकी जो बाकी जो कौशल हैं, जिन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो, अब उनको भी आप अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों से मिलना जुलना, समाज में मिलना बंद कर दोगे आपको, क्योंकि शर्म आएगी कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो फिर उससे क्या होगा, उससे आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, धीमी गति से होता है बाल्यावस्था में, अगर हम लोग बात करेंगे तो धीमी गति से होता है और मापा नहीं जा सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में आप देखोगे कि बहुस्तरीय विकास हो रहा है, कई सारे विकास हो रहे हैं, आपके संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, नैतिक विकास भी हो रहा है। ठीक है, कई सारे विकास हो रहे हैं और सभी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी जितने भी विकास हैं वो एक से जो है दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो विकास जो होता है वो बहुस्तरीय होता है और क्या होता है, मिश्रित होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो बताइएगा वो किसके लिए विकास कर रहा है, नियमों के प्रति घृणा की, स्वायत्ता की, किशोरावस्था अक्खड़पन की, या फिर परिपक्वता की। नीरज अपने आप में क्या कर रहा है, स्वनियंत्रित व्यक्ति। स्वनियंत्रित का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर क्या हो, स्व मतलब स्वयं का नियंत्रण हो, वो अपने आप में अपने अपने नियंत्रण में रहना चाह रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक जो क्या हो रहा है, जो अपने नियंत्रण में रहना चाह रहा है, या फिर ऐसे रहना चाह रहा है कि उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, उसके ऊपर सिर्फ उसका नियंत्रण हो, उसका अपना नियंत्रण हो और किसी का नियंत्रण ना हो, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो स्वायत्ता चाहता है, वो क्या करता है, वो स्वतंत्रता चाहता है। स्वायत्ता का मतलब किससे है, स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता से है, कि वो स्वतंत्रता चाहता है, स्वायत्ता चाहता है, वो अपने नियंत्रण में रहना चाहता है और किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को कैसे सुधार सकते हैं। आप देखोगे छोटी एज में, छोटी उम्र के बच्चे जो है झूठ बहुत बोलते हैं। ठीक है, झूठ बहुत बोलते हैं। ठीक है, टॉफी खुद खा करके और अपने छोटे भाई बहनों को बता देंगे कि टॉफी उसने खाया। ठीक है, तो ये हो गया वो हो गया। तो छोटे बच्चे बहुत मासूमियत से, बहुत प्यार से झूठ बोल देते हैं।
ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो उनकी झूठ बोलने की आदत को दंड दे करके, तो दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, सजा नहीं देना है उनको, ठीक है, क्योंकि आप उनको मारोगे पीटोगे दंड दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनके अंदर डर बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा तो फिर उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनका जो व्यक्तित्व का विकास है, या जो उनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, या फिर जो विकास है, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। झूठ के कुप्रभाव पर भाषण देकर के छोटे बच्चों को आप लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे सकते हो, ठीक है, भाषण नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो भाषण नहीं सुनना चाहेंगे, ठीक है, भाषण दोगे तो फिर वो निकल लेंगे। सच बोलने वालों का उदाहरण दे करके या फिर सच बोलने वालों का पारितोषिक दे करके, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, पारितोषिक दे करके। आपने पढ़ा होगा दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत। तो जो पुरस्कार होता है वो क्या होता है, पुरस्कार जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे पुरस्कार की, हम लोग बात करेंगे पारितोषिक की बात करेंगे, तो ये सकारात्मक मोटिवेशन होता है, ठीक है, और इसके द्वारा बच्चों को अच्छे तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है सिखाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आप क्या करोगे, जो है डी आंसर कर दोगे, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक दे करके, ठीक है। जब आप जो बच्चा सच बोलेगा उसको आप इनाम दोगे, तो जो बच्चा झूठ बोल रहा है उसके मन में आएगा कि अगर हम भी सच बोले होते तो हमको भी इनाम मिलता, तो वो भी क्या करेगा, सच बोलने का काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा है, बताइएगा। स्टैनले हॉल ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और कई बार आपके एग्जाम में दोहराया जा चुका है। स्टैनले हॉल की बात करेंगे तो किस उम्र को, किस अवस्था को उन्होंने अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे किशोरावस्था, ठीक है। किसको आंसर कर दोगे आप लोग, किशोरा अवस्था को स्टैनले हॉल ने अधिक तनाव और तूफान की अवस्था का है, ठीक है। किशोरावस्था की उम्र सीमा क्या होती है, तो आंसर करोगे 12 से 18, ठीक है। क्या होती है, तो 12 से 18 जो होती है किशोरा अवस्था होती है और इसे अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है, क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अगर वो लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ सिंपल सी चीज है, देखो जब आप किसी को क्या करोगे, जब आप किसी को पुरस्कार देते हो या फिर दंड देते हो तो फिर क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने उसको पुरस्कार दिया है तो क्या होगा, तो उसके अंदर अच्छी भावना का विकास होगा, ठीक है, और क्या करेगा, वो चीजों को और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेगा कि अगर और बेहतर करेंगे तो अगली बार हो सकता है अच्छा और अच्छा जो है पुरस्कार मिले। अगर वहीं आप उसको क्या करोगे, दंड दोगे, ठीक है, आप उसको मारो पीटोगे, आप उसको सजा दोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर नकारात्मकता आएगी, डर पैदा होगा, डर पैदा होगा चीजों को, ठीक है, चीजों से दूर भागेगा। तो ये सब क्या होता है, तो पुरस्कार और दंड जो है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रभाव के नियम। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो थॉर्नडाइक का जो पुरस्कार और दंड का जो महत्व है ये कौन से नियम को, तो प्रभाव के नियम, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो बालक के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको कौन प्रभावित करता है, तो अनुवांशिकता करती है, भौतिक वातावरण करता है, सामाजिक वातावरण करता है, या फिर उपरोक्त सभी करता है। अनुवांशिकता, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, बीमारियां जो क्या होती हैं, जो अनुवांशिक रूप से हमको प्राप्त होती है, जैसे वर्णांधता है, अनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है। तो अगर किसी को वर्णांधता है तो कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो प्रभावित होगा। भौतिक वातावरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उसका भौतिक जो वातावरण है वो भी क्या करता है, उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। सामाजिक वातावरण, जिस समाज में वो रह रहा है वहां पर जो लोग रह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से उठ बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये भी प्रभावित करेगा। तो बालक के डेवलपमेंट को ये सारी चीजें क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। अच्छा, इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, प्रभाव का नियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो प्रभाव का नियम ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग काउंट करते चलना, ठीक है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 31 क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं और आप लोग काउंट करते चलना कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है, ठीक है। लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, बच्चों की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए
क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, तो ये तो सही है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी होनी चाहिए, और उनकी रुचियों की भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम को दोहराना, ये नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पाठ्यक्रम को दोहराना ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर दोगे। ठीक है, बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, और बच्चों की रुचियों की भिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या बताएगा? तो टीचिंग लर्निंग अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी समस्या है, क्या बताएगा? शिक्षण अधिगम से, टीचिंग लर्निंग से कौन सी संबंधित समस्या है? कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना, या फिर विषय वस्तु को समझने की समस्या। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर होगा, टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, सीखने की बात हो रही है, तो सीखने में अगर हम लोग बात करेंगे, जो सबसे प्रमुख समस्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? किसी वस्तु को समझने की समस्या। जब आप चीजों को समझोगे नहीं तो फिर सीखोगे कैसे? तो विषय वस्तु को समझने की जो समस्या है, ये टीचिंग लर्निंग में आपके शिक्षण अधिगम में संबंधित समस्या है। ठीक है, जो छात्र है उसको क्या होगा? चीजें जब समझ में नहीं आएंगी तो वो चीजों को सीख नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो समस्या है ही। साथ ही साथ अब शिक्षक के लिए भी समस्या है कि छात्र सीख नहीं पा रहा है, तो अब छात्र को बेहतर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सिखाने के लिए हम कौन से शिक्षण प्रविधि का इस्तेमाल करें? तो ये समस्या है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे 25वें प्रश्न की बात करेंगे, तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मानसिक जो है वृद्धि की बात कर रहा है, और विकास की बात कर रहा है। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सीखना होगा, परिपक्वन होगा, सीखना और परिपक्वन दोनों होगा, या फिर सामाजिक मानदंड हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आपका सी हो जाएगा, सीखना और परिपक्वन दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो आप लर्निंग कर रहे हो, साथ ही साथ आपके अंदर जो मेच्योरिटी आ रही है, जो परिपक्वता आ रही है, तो वो भी क्या करती है? वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दोगे। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह कहलाता है, बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने अभ्यास के द्वारा, ठीक है, अभ्यास के द्वारा बार बार प्रैक्टिस करने के दौरान चीजों को जो हम सीखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बार बार जो हम लोग चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर लर्निंग हो रही है वो क्या करती है? वो हमारे व्यवहार को परिवर्तित करती है, या हमारे व्यवहार में चेंज लाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास के द्वारा जो सीखा जाता है उसका परिमार्जन क्या होता है? आपका व्यवहार कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? किशोरावस्था के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो किशोरावस्था अगर हम लोग बात करें, किशोरावस्था की अगर हम लोग बात कर लें, किशोरावस्था की बात कर ले, किशोरावस्था क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी 12 से 18 की उम्र हो जाएगी। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस दौरान आप देखोगे कि लड़कों के क्या होते हैं? तो लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो लड़कियों में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आपको क्या होते हैं? देखने को यहाँ पर इस एज में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लड़के लड़कियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे जो आंतरिक जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी इसी एज में होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सारे आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, तो बिल्कुल अत्यधिक संवेगात्मक होती है। आपने देखा स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को क्या किया? तो जो है तूफान की अवस्था का है। ठीक है, तूफान की अवस्था का है, तो अत्यधिक संवेगात्मक होती है, भी बात बिल्कुल सही है। बुद्धि अपने चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास करती है, बिल्कुल ये भी बात सही है। 12 से 18 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 वर्ष की आयु तक आते आते हम क्या होते हैं? वयस्क जो होने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बुद्धि है वो क्या होती है? अपने चरम पर होती है। ठीक है, आत्म चेतना कम हो जाती है, कम कह रहा है तो कम नहीं होती, यहाँ पर क्या हो जाएगी? आत्म चेतना क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ऑप्शन संख्या डी जो है ये गलत हो जाएगा। आपके अंदर चिंतन करने की, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके अंदर मेच्योरिटी आती जाएगी, परिपक्वता आती जाएगी, परिपक्वता जैसे आती जाएगी वैसे आपके अंदर क्या होगा? चिंतन जो है वो चिंतन करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है वो
बढ़ती जाएगी। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है और गलत ही आपको बताना था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता, अगर आपको एकाग्रता, मन को एकाग्र रखना है, ठीक है, और आपको अगर क्रिएटिविटी करना है, आपको सृजनात्मकता करना है, तो दोनों के लिए किसकी जरूरत होगी बताइएगा? सामाजिक विकास की जरूरत होगी, नैतिक विकास की जरूरत होगी, बौद्धिक विकास की जरूरत होगी, या संवेगात्मक विकास? एकाग्रता कर, अगर आपको एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करना है तो आपको क्या करना होगा, और सृजनात्मकता करनी है, तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे किसको आप लोग? ऑप्शन संख्या कर दोगे डी, आपके बौद्धिक विकास। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो बौद्धिक विकास होना चाहिए। जब आपका बौद्धिक विकास होगा तभी आप क्या करेंगे? अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, एकाग्रचित कर सकते हो, और सृजनात्मकता भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी भी आप तभी करोगे जब आपका बौद्धिक विकास होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनात्मकता किसी भी कला में मौलिकता होती है, किसी भी कला में मौलिकता होती है, तो ये भी सही है भाई। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है सृजनात्मकता, जो है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पढ़ने के क्षेत्र में, खेलने के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मकता हो सकती है, खाना बनाने के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, तो यही तो गलत हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात की, गलत ही आपको बताना था। ऑप्शन संख्या बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत आपको बताना और यही कथन गलत, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया कि सृजनात्मकता के लिए, एकाग्रता के लिए क्या होना चाहिए? आपका बौद्धिक विकास होना चाहिए। जब बौद्धिक विकास होगा तभी आप क्या करोगे? एकाग्र हो पाओगे, तभी आप चिंतन कर पाओगे, तभी आप सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कर पाओगे। तो इसके लिए तो चिंतन आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सृजनात्मक सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया गया और अब उस टास्क में क्या करते हो? उस टास्क को आप अपने हिसाब से, अपना दिमाग लगा करके किसी दूसरे तरीके से पूरा करते हो, तो क्या होता है? एक नया रिजल्ट आता है आपके सामने कि इस वाले टास्क को हम ऐसे भी कर सकते थे, इस वाले टास्क को हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, इस रास्ते से भी कर सकते थे, इस वाले टास्क को कम समय में इस तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर तरीके से होता, तो नया परिणाम आपके सामने आता है। ये बात बिल्कुल सही है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, बिल्कुल। जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? वो उपयोगी होनी चाहिए। अगर वो आपके यूज की नहीं है तो फिर क्रिएटिविटी, आपके सृजनात्मकता का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आप कोई काम करते हो और उस काम का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो फिर उस काम को करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कोई ना कोई उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा आपको गलत बताना था, और जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, जो गलत विकल्प है, वो है ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बताइएगा? व्यक्तित्व के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, विशिष्ट होता है। ठीक है, सभी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। ठीक है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्तित्व होती है, जो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो आपके वंशानुक्रम से और वातावरण से प्रभावित होती है। जैसा आपका वंशानुक्रम होगा और जैसा आपका वातावरण होगा, उसी तरह की आपकी क्या होगी? तो उसी तरीके की आपकी, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला है। ठीक है, व्यवहार तक फैला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, आप जब फ्राइड की थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, सिगमंड फ्राइड की आप थ्योरी पढ़ोगे, तो वहां पर आप अर्धचेतन अचेतन मन की बात करोगे। ठीक है, वहां पर आप देखोगे तो व्यक्तित्व की, ठीक है, व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला है, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जिस भी ऑप्शन में आपको क्या हो जाए? केवल दिखाई पड़ जाए, मात्र दिखाई पड़ जाए, सिर्फ दिखाई पड़ जाए। ठीक है, केवल दिखाई पड़ जाए, मात्र दिखाई पड़ जाए, सिर्फ दिखाई पड़ जाए, या फिर क्या हो, या फिर आपको अलगाव की भावना दिखाई पड़े। ठीक है, अलगाव की भावना दिखाई पड़े कि हम छात्रों को अलग समूह में कर देंगे, उसको अलग बैठा देंगे, इस तरीके के शब्द अगर आपको जिस भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए, मतलब वो ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपको केवल दिख रहा है और आपको क्या हो जाएगा? तो मतलब इसका मतलब ये गलत है और आपको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन संख्या डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे बताइएगा?
विद्यार्थियों को डांटेंगे। देखो जिस ऑप्शन में क्या हो जाए, देखो ध्यान से समझो, ठीक है, ये सारे कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में अपना समय बचा सकते हो। क्योंकि आपको पता है सीटेट में बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आते हैं, कोट जो है कोट आते हैं, और उनको पढ़ने में आपके पास क्या होता है, समय बहुत ज्यादा जाता है। लास्ट में ऐसा होता है कि आपके पास समय ही नहीं बचता है, और फिर आप क्वेश्चंस को छोड़ करके चले आते हो या फिर तुक्का लगा करके चले आते हो। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी जिस भी प्रश्न में आपको क्या दिख जाए, केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, या फिर क्या हो जाए, या फिर सिर्फ दिख जाए, तो उस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, गलत करना है। ठीक। दूसरा, अगर आपको अलगाव की भावना जहां पर दिखाई पड़े कि हम छात्रों को अलग कर देंगे, लड़कियों से अलग कर देंगे, छात्रों को अलग क्लासरूम में बैठा देंगे, अलगाव की जहां भावना दिखाई पड़े वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां पर आपको रूढ़िवादी भावना बढ़ाने को मिले, ठीक है, कि रूढ़िवादी भावना जो है, ठीक है, रूढ़िवादी भावना को, ठीक है, भावना को क्या करेंगे, बढ़ाना है, ठीक है, रूढ़िवादी भावना को बढ़ाने की जहां पर बात होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां पर छात्रों को डांटने डांटने मारने पीटने की बात होगी, ठीक है, क्या होगा, डांटने मारने पीटने धमकाने की बात होगी, तो वो वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये नकारात्मक मोटिवेशन में आता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को डांटेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, ठीक है, गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो अन्य विद्यार्थियों की मदद से, ठीक है, क्या करेंगे, प्रश्न को सही करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए होगा कि देखो अन्य विद्यार्थियों की भी जब मदद लेंगे तो उसमें क्या होगा, अन्य विद्यार्थी भी सहयोग करेंगे, उनकी भी एक्टिविटी शामिल होगी, ठीक है, अन्य विद्यार्थी भी सक्रिय होंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा। और हम जब प्रश्न को सही करेंगे तो जो बच्चा प्रश्न गलत पूछ रहा था उसको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो हमको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें क्लास के सभी बच्चे क्या हो सकें, इन्वॉल्व हो सकें, सभी बच्चे क्या हो सकें, शामिल हो सकें और सीख सकें। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देखूंगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया। हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस को किया, आप लोग कमेंट करके बताइए 31 क्वेश्चंस में आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है, और बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हफ्ते में अगर हम लोग बात करेंगे तो हफ्ते में 2 दिन जो है ये साइकोलॉजी वाली क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन क्या हो जाएगी, तो 2 दिन आपकी साइकोलॉजी वाली क्लास चलेगी। तो कल भी हम लोग साइकोलॉजी वाली क्लास को करेंगे। ठीक है, कल भी हम लोग इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।